हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस लेक्चर में हेनरी के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी का नियम ये कहता है कि यदि गैस सॉल्यूट के रूप में हो और सॉल्वेंट के रूप में कोई द्रव अर्थात लिक्विड हो, तो जो गैस होता है उसको हम सॉल्वेंट अर्थात विलायक में किस तरीके से घोलें और जो गैस के घुलने की दर है वो विलायक में कैसे घटेगी या कैसे बढ़ेगी, इस कंसेप्ट को हेनरी का लॉ कहा जाता है। यदि सामान्य रूप से हेनरी का नियम समझें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी द्रव में अर्थात लिक्विड में जो कि सॉल्वेंट रहे अर्थात विलायक रहे, उसमें यदि किसी गैस को घोलना हो तो गैस का दाब हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा और जो टेम्परेचर है वो कम रखना पड़ेगा, अर्थात ताप को कम रखना पड़ेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं वास्तव में हेनरी क्या कहते थे। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि यदि हम गैस लें, गैस और उसको हम किसी द्रव में घोलें, अर्थात कोई गैस अवस्था का अपना विलेय है, ये एक प्रकार से विलेय अर्थात सॉल्यूट का काम करेगा, और इसको हम किसी सॉल्वेंट अर्थात विलायक जो कि द्रव है उसमें घोल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि गैस बहुत जगह घेरता है और द्रव भी बहुत जगह घेरता है। एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि इनके आयतन अधिक रहते हैं अर्थात V अधिक। अब इनको हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर, अर्थात हमने दो पदार्थ लिया है, गैस के रूप में, दूसरा द्रव के रूप में। अब दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं। मिला रहे हैं का अर्थ है कि इस गैस को इस द्रव में मैं घोल रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि किसी भी गैस को यदि मैं पानी में डालूँ तो वो बबल्स के रूप में बाहर आ जाता है, अर्थात उसमें मिक्स नहीं होता। लेकिन कब मिक्स हो जाएगा वो, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अर्थात दाब लगा दूँ, अर्थात उस गैस को अपनी तरफ से तेज बल लगा के उसके अंदर धकेलूँ किसी मशीन के द्वारा, तब वो आसानी से उस लिक्विड में या द्रव में घुल जाएगा। अब इसमें देखिए गैस को हम द्रव में के साथ मिक्स कर रहे हैं अर्थात घोल रहे हैं, वो भी एक निश्चित प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है और जो गैस है वो द्रव के साथ मिक्स हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, अब चूंकि जब अलग थे तो इनका आयतन अधिक था, आयतन अधिक अर्थात ये ज़्यादा जगह घेरते थे। गैस के अणु हम जानते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और द्रव के अणु इसकी अपेक्षा थोड़े पास होते हैं। अब जब अकेले थे तो इनका आयतन अधिक था अर्थात वॉल्यूम भी V अधिक था। जब इनको हमने आपस में मिला दिया तो आयतन क्या हो गया, आयतन हो गया कम। अब ये कम हो गया तो इस समय हुआ क्या होगा कि जो डेल H है, डेल एच का मान निगेटिव रहा होगा। डेल एच का अर्थ होता है एंथैल्पी और निगेटिव का अर्थ यह होता है कि इस प्रकार की जब प्रक्रिया होती है कि किसी भी गैस को जब द्रव में घोला जाता है अर्थात मिक्स किया जाता है तो वह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी टाइप की होती है, अर्थात इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलता है। इसको ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन के टाइप को आपको याद रखना है कि जब भी किसी गैस को द्रव में मिक्स किया जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि आयतन घट जाता है इस वजह से, और यहाँ ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है का अर्थ क्या है, ऊर्जा निकलती है मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। ठीक है, ऊर्जा निकलेगी तो सामान्य सी बात है कि ताप क्या होगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। और ताप जब कम होगा तो ये जो गैस है उस द्रव में आसानी से मिक्स होगा, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि इसकी विलेयता या मैं इसको बोलता हूँ सॉल्युबिलिटी हमेशा अधिक होगी। ठीक है, जब भी ताप कम रहेगा। अब ताप कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा निकलने के कारण टेम्परेचर जो है क्या है इसका धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ये आदर्श स्थिति है और ये कक्षा 11वीं के ली सातलीय का कॉन्सेप्ट था आदर्श स्थिति के लिए। और अभिक्रिया इस हिसाब से इसकी ओर बढ़ेगी, अर्थात इधर फॉरवर्ड वाले रिएक्शन में जब ताप कम रहेगा। ताप कम रहेगा कब, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया चलेगी तब। और मान लो ताप बढ़ा दिया मैं, ताप अर्थात मैं गर्म करना शुरू कर दिया किसको, गैस और द्रव के मिक्सचर को, तो हम समान रूप से जान सकते हैं कि ताप मैं जब भी बढ़ाऊंगा तो कोई भी गैस रहेगा वो क्या होगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि ताप जब बढ़ाऊंगा तो जो हमारा लिक्विड रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या है, जो गैस के अणु हैं वो भी बहुत स्पीड से गति करेंगे और सतह में आना शुरू कर देंगे किसी भी द्रव से। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कोई भी जैसे ठंडा पानी रहता है उसमें जो जलीय जीव रहते हैं वो ठंडे पानी में बहुत अच्छा रहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अधिक होती है। लेकिन जब मैं पानी को गर्म कर दूं तो पानी गर्म करने से क्या होता है, जलीय जीव ऊपर आना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पानी को गर्म करने से उसमें का ऑक्सीजन धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, टेम्परेचर कम रहेगा तभी गैस की सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता बढ़ेगी, अर्थात अच्छा घुला रहेगा। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उसकी विलेयता हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विलेयता कम हो जाएगी का अर्थ है कि यहाँ पे गैस निकल जाएगा। ठीक है, विलेयता कम। तो उम्मीद है शुरू का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। हेनरी का नियम यही बताता है कि कोई भी गैस को किसी द्रव में हम कैसे घोलें, और कैसे घोलने के लिए इसने कंडीशन लगाया था कि उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर, ताप एक निश्चित होना चाहिए, निश्चित अर्थात मान लो 25 डिग्री ताप ले रहा हूँ तो शुरू से आखिरी तक 25 डिग्री ताप रहे जब तक मैं किसी गैस को किसी द्रव में घोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो द्रव है वो एक विलायक का काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। और जैसे 30 डिग्री ताप ले रहा हूँ तो शुरू से आखिरी तक 30 डिग्री रहे, तो इसी को स्थिर ताप या निश्चित ताप बोल सकते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के द्रव में घुलने की मात्रा, अर्थात किसी गैस को मैं किसमें, द्रव में घोल रहा हूँ लिक्विड में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, गैस के घुलने की मात्रा वो किसके समानुपाती होगा, गैस के दाब। अर्थात गैस किसी लिक्विड में या द्रव में कितना अधिक घुलेगा वो गैस के द्वारा उस लिक्विड के सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। अर्थात जितना अधिक मैं दाब लगाऊंगा, अंदर धकेलूंगा गैस को, उतना ही अधिक वो पानी में या किसी भी द्रव में वो घुलने लगेगा।
ठीक है, तो ये होगा गैस के दाब के समानुपाती, गैस के दाब के समानुपाती। दाब को मैं पी से डिनोट करूँगा और इसको मात्रा है अर्थात अमाउंट है, और मास अर्थात द्रव्यमान भी होता है, तो इस हिसाब से मैं इसको एम से डिनोट करूँगा, अर्थात मैं बोल सकता हूँ एम समानुपाती पी। ठीक है, और घुलने की मात्रा के लिए हम यहाँ पे किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है एस समानुपाती पी। एस का अर्थ होता है सॉल्युबिलिटी या विलेयता। तो यहाँ पे जो एम है ये क्या किस चीज़ को बता रहा है, एम यहाँ पे बता रहा है विलेयता को, अर्थात गैस के घुलने की मात्रा को। विलेयता अर्थात घुलना, विलेयता या जिसको सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। अब मान लो मैं जो ये गैस की मात्रा है इसको यदि मोल प्रभाज के रूप में लिख लूँ, अर्थात गैस की मात्रा, चूंकि जो मात्रा है वो वास्तव में किसको बता रहा है, मोल को बताता है। किसी भी गैस की मात्रा कि किसी भी गैस का अणु कितना अधिक मोल में है कितना कम मोल में है, और मोल को यदि मैं डिफाइन करूँ मोल प्रभाज में तो भी वही एक ही बात है कि हम उसको मात्रा के रूप में डिफाइन करें या मोल प्रभाज के रूप में। ठीक, तो इसको सबसे पहले ये समानुपाती का निशान हटाऊँ, तो अर्थात जिसको यदि मैं इसमें से प्रोपोर्शनल जिसको समानुपाती कहते हैं इसका निशान हटाऊँ तो ये हो जाएगा Kp और ये हो जाएगा m। अब इस m को मैं हटा रहा हूँ किसमें से, मोल प्रभाज से। ठीक, कहने का अर्थ है कि हेनरी ने दो तरीके से इसका नियम बनाया हुआ था। एक तो गैस के घुलने की मात्रा गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होगा, दूसरा यदि हम जो गैस की मात्रा है उसको हम गैस के मोल प्रभाज से रिप्लेस कर दें, अर्थात गैस का मोल प्रभाज G, तो इक्वल टू ये हो जाएगा Kp। ठीक है, अर्थात मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू xg। ये क्या हो जाएगा, गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। अब ये हमारा ऊपर का जो ये हेनरी का नियम है, ये नियम क्या हो जाएगा कि निश्चित ताप पर गैस के मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज उसके दाब के समानुपाती, इसी तरीके से बन जाएगा सेम, दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, जिसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो गैस का मोल प्रभाज है ये वास्तव में जैसे ये विलेयता को दिखाता था वैसे ही अब यहाँ पे मोल प्रभाज विलेयता को बताएगा। अब इसको मैं आगे और क्लियर करता हूँ कि क्या है। देखिए अब इसके आगे हम बढ़ा रहे हैं कि xg ये गैस का क्या है, मोल प्रभाज है, इक्वल टू Kp। इस k को इसके नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा xg बाई k इक्वल टू p। और इसको मैं क्लियर करूँ तो xg इंटू 1/k भी लिख सकता हूँ इक्वल टू p। ये 1/k को ही हम हेनरी का कांस्टेंट कहते हैं, जिसको kh से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा क्या है। ठीक है, कैसे हमने किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है और वो हेनरी कांस्टेंट। आपको ये सूत्र भी याद रखना है और एक सूत्र ये भी याद रखना है, और दोनों का अर्थ है कि है m यहाँ विलेयता को दिखाया रहेगा, यहाँ x विलेयता को दिखाएगा, अर्थात सॉल्युबिलिटी को। कुल मिला के गैस कितनी मात्रा में घुल रहा है उसको हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक हमने रिप्रेजेंट कर दिया है m से कि गैस कितना मात्रा में घुल रहा है, दूसरा हमने उसी मात्रा को मोल प्रभाज के रूप में ले लिया है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, यहाँ मोल प्रभाज ले रखा है हमने, यहाँ मात्रा ले रखा है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये फार्मूला हम उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे जो xg है ये गैस की विलेयता, मोल प्रभाज तो है लेकिन ये मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए रखा गया है, विलेयता को दिखाएगा, अर्थात ये है गैस का मोल प्रभाज लेकिन ये विलेयता को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जी मतलब यहाँ गैस हो गया, बुक में यहाँ पे ABCD कुछ भी दिया रहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम गैस है इसलिए जी लिख दिए हैं। तो मोल प्रभाज को दिखाएगा xg, किसका, गैस का मोल प्रभाज, लेकिन वास्तव में फैक्टर किस चीज़ के लिए रखा गया है, गैस की विलेयता को दिखाने के लिए। kh क्या है, हेनरी का कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक या नियतांक बोल सकते हैं, या हेनरी कांस्टेंट लिख सकते हैं। p क्या है, गैस का दाब या गैस का प्रेशर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इससे हमको एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है, इसको यदि देखिए ये जो फार्मूला है हमारा xg kh इक्वल टू p, इसको मैं यदि यहाँ पे भेज दूँ xg इक्वल टू p अपान kh, इस फार्मूला को ऐसा भी बना सकता हूँ ना। इससे हमको क्या समझ में आता है, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, विलेयता, अर्थात गैस की घुलने की क्षमता, उसको हम बोल रहे हैं विलेयता। इसका अर्थ ये है कि इसके साथ इसका रिलेशन ऐसा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि xg का मान यदि मैं बढ़ा दूँ, अर्थात गैस की विलेयता का मान जब बढ़ जाए, इसका अर्थ है कि जो हेनरी का कांस्टेंट है इसका मान हमेशा घटने वाला है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं संबंध, अनुक्रमानुपाती हो गया ना, नीचे आ गया तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और
चूँकि गैस की विलेयता जब बढ़ेगी, इसका अर्थ है कि मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ। किसका प्रेशर? गैस का। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। गैस की विलेयता जब कम होगी, एक जी विलेयता को बता रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लिख लेंगे। गैस की विलेयता कम होगी, इसका अर्थ है कि प्रेशर भी कम हो रहा है, सीधा संबंध है। प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इसका अर्थ है कि जो KH का मान है, KH का मान क्या है? बढ़ेगा। अब इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि कोई भी जो गैस की घुलने की क्षमता है, उसके लिए KH का मान हमेशा अलग अलग रहेगा। ठीक है, कि जिस गैस के लिए KH का, यदि मान लो दो गैस को तुलना करना है, ठीक है, और दो गैस को तुलना करना है और वहाँ पे पूछ देता है KH का मान देख के कि किसकी विलेयता अधिक है, तो जिसका KH का मान अधिक रहेगा उसकी विलेयता क्या होगी? कम रहेगी। और जिसके KH का मान कम रहेगा उसकी विलेयता क्या रहेगी? अधिक रहेगी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अर्थात मैं ऐसा बोलूँ, जैसे A एक गैस है मेरे पास और B एक गैस है, इसके KH का मान अधिक है, मैं मान लेता हूँ, और इसके KH का मान कम दिया हुआ है। मेरे को कोई आंकड़ा या डाटा दिया रहेगा, दो मैंने गैस चुन लिया A और B। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि किसकी विलेयता अधिक है? विलेयता। तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए, ये विलेयता को दिखा रहा है XG, ये भी विलेयता को ही दिखा रहा है। ठीक, तो इनको याद नहीं करना है, इस रिलेशनशिप से वो आपको समझ जाना है। ठीक, KH का मान अधिक, देखिए KH का मान अधिक तो XG का मान क्या होगा? कम, अर्थात विलेयता कम होगा। और मैं इसमें पूछ रहा हूँ A और B है, विलेयता किसकी अधिक? विलेयता अधिक किसकी होगी इन दोनों में? अर्थात ये मैं एग्जाम्पल ले लिया, इसके आधार पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। KH का मान इसमें अधिक है, KH का मान अधिक तो विलेयता क्या हो जाएगा? कम। KH का मान कम, अर्थात KH का मान कम, विलेयता क्या हो जाएगी? अधिक। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो B है इसकी विलेयता A की अपेक्षा अधिक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, कैसे इसका रूल काम करेगा। ठीक है, अब यदि सॉल्युबिलिटी की बात करूँ या विलेयता की, तो ये दो फैक्टर पर निर्भर करेगा, एक तो प्रेशर होगा और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, अर्थात इनको प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं। कारक किसको प्रभावित करने वाले? सॉल्युबिलिटी को, विलेयता, अर्थात कोई भी गैस किसी द्रव में कैसे घुलेगा उसको प्रभावित करने वाले सिर्फ दो कारक होते हैं। एक होता है प्रेशर, प्रेशर या दाब बोल सकता हूँ। दाब जब भी बढ़ाऊंगा मैं, तो जो विलेयता है, विलेयता वो हमेशा बढ़ने वाला है। ठीक है, ताप फिक्स होना चाहिए ना। दूसरा ताप या टेम्परेचर, ताप जब भी बढ़ाऊंगा विलेयता हमेशा कम होगा, ताप जब भी कम करूंगा विलेयता क्या होगा? अर्थात सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि मुझे किसी गैस को द्रव में घोलने के लिए दो कंडीशन की आवश्यकता है। पहला कंडीशन कि मेरा दाब अधिक होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ताप हमेशा कम होना चाहिए। तो ये याद रखना है आपको। अब ये कैसे दाब अधिक और ताप कम बोल रहा हूँ मैं? जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि ये मेरा कंटेनर है, समझ लो, इसके अंदर मैंने पानी घोल रखा है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि ये यदि एक हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड रखा है और ये ऊपर में हमने क्या रख दिया है? पिस्टन। और ये अंदर में हमने गैस के अणु भी घोल रखे हैं, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये गैस के अणु। ठीक है, अब ऊपर में मैंने पिस्टन रखा हुआ है इस तरीके से। अब ऊपर से, अब अभी सामान्य अवस्था में है, अब इसको मैं नीचे दबाते जाऊँगा, अर्थात प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या होगा? जो गैस का अणु है जिसको मैं रेड कलर में दिखाया हूँ, वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो पहुँच जाएगा इधर नीचे, अर्थात ये जो ऊपर में थे वो इसके नीचे की ओर बैठ जाएंगे, और इनके बीच में साम्यावस्था भी स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था का अर्थ है कि गैस के अणु इसमें घुलेंगे और घुलने के बाद क्या है, ये ऊपर भी आना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो परमानेंट नहीं जुड़े रहते हैं, वो अस्थायी रूप से। इसीलिए देखना, सोडा वाटर का जो बॉटल होता है, अर्थात कोका कोला या थम्सअप का बॉटल होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको पैकिंग किया जाता है तो बहुत प्रेशर के साथ घोले रखे रहते हैं। वो एक प्रकार से मीठा घोल रहता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जला नहीं रहता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ उसमें भरे रहते हैं, वो घुला रहता है। जैसे ही बॉटल को खोलते हैं तो एक अजीब सा आवाज़ आता है और वो गैस पूरा बाहर निकल आता है धीरे धीरे समय के साथ। तो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर कम रहने पर विलेयता बढ़ जाता है। इसीलिए सोडा वाटर या कोका कोला थम्सअप के जो बॉटल हैं वो ठंडे में रखे जाते हैं। उनको जब धूप में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो गैस है वो बहुत तेज़ी से गति करना शुरू करेगा गर्मी मिलने के कारण, जिसके कारण क्या है, उस बॉटल के फटने का भी डर रहता है। इसलिए जो सोडा वाटर का बॉटल रहता है वो बहुत मोटा बनाया जाता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे ये काम करता है। अर्थात इस केस में क्या हुआ, इस केस में अभी प्रेशर सामान्य है, लेकिन और जो विलेयता जिसको एस से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सॉल्युबिलिटी, या फिर जिसको XG से, ये भी कम ही घुला हुआ है। यहाँ प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो जो XG है इसका मान भी क्या हो गया, बढ़ गया, अर्थात घुलने की क्षमता बढ़ गई। इसलिए मैं रेड वाले को अंदर डाल दिया। तो उम्मीद है आपने हेनरी का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से।
इसमें आपको याद ये रखना है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, इसमें ऊर्जा निकलती है, इसलिए ताप कम होता है और हमको इसलिए कम ताप की आवश्यकता रहती है। इसमें दाब अधिक होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए। अब दाब ऐसा नहीं है कि इतना अधिक भी हो जाए और ताप ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम भी हो जाए, ठीक है। एक निश्चित ताप और एक निश्चित ताप, इसको नोट करिए पहले, और एक निश्चित ताप और एक निश्चित ताप। तो उम्मीद है यहाँ तक पूरा सारे कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल प्रभाज के रूप में और कैसे मात्रा के रूप में। है वही चीज़ सेम, और ये तो अपना हेनरी का कांस्टेंट ही है, सेम वही सूत्र है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ा रिप्लेसमेंट कर दिया बस इसलिए। और ये इनके कंडीशन, इसके इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आता है पेपरों में, जो नीट या जेईई का क्वेश्चन है उसमें, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट या जेईई के पेपर्स में। और साथ में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन इस साल आया था हेनरी के लॉ से संबंधित, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार रखिए। इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो कंडीशन है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर, तो 2 फैक्टर हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। दाब बढ़ाएंगे, सिंपल सा बात है, इसको नीचे करूँगा तो अंदर धकेल के घुस जाएगा। और मैं मान लो प्रेशर को कम करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये गैस अंदर घुसा है वो ऊपर निकल आएगा बाहर। सेम प्रेशर बढ़ा दिया तो विलेयता बढ़ गया। मान लो इसको कम कर देता मैं पी को, तो विलेयता अर्थात जिसको एक्सिस दिखा रहा हूँ वो कम हो जाता। और विलेयता को हम 3 तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक तो एक्स जी के रूप में, एक एम के रूप में, और कहीं कहीं एस अर्थ का अर्थ होता है सॉल्युबिलिटी। है तीनों एक ही जैसे है, अर्थात एक ही है, बस कंडीशन के हिसाब से उनका अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। तीनों विलेयता को दिखाएगा। इनको नोट करिए, फिर हम इसकी शर्तें पढ़ते हैं और इनके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते हैं कि कौन कौन से जगह पे ये हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से कंडीशन है जिस पे ये काम नहीं करते। अब हम इनके एप्लीकेशन पार्ट और इनकी कमी पढ़ रहे हैं। अर्थात हेनरी का नियम बहुत सरल है। इसमें यह बोलता है हेनरी के कोई भी जो द्रव है या लिक्विड है उसमें सीधा गैस को घोलने का तरीका यह है कि गैस का यदि हम प्रेशर बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, तो गैस आसानी से घुल जाएगा और साथ में ताप भी कम रहे, अर्थात एक निश्चित सीमा तक कम रहे। तो इसका कमी ये है पहला कि ताप बहुत अधिक कम ना हो, या मैं बोल सकता हूँ बहुत अधिक ना हो, बहुत अधिक ना हो। दूसरा, दाब ताप बहुत अधिक ना हो, अर्थात ताप कम रहे, ये है इसका कंडीशन। दाब बहुत कम ना हो, अर्थात उसका उल्टा, मतलब ये बोल सकता हूँ कि दाब अधिक रहे। अब अधिक का अर्थ है कि बहुत अधिक भी ना रहे, ठीक है, एक निश्चित लिमिट तक प्रेशर बना रहे। ताप कम होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए। तीसरा, द्रव और गैस, गैस अर्थात जो हम गैस घोल रहे हैं लिक्विड में, किसमें, जो द्रव है किसी भी उसमें, गैस आपस में क्रिया ना करे, आपस में क्रिया ना करे, क्रिया ना करे। अर्थात हम किसी कंटेनर के अंदर किसी गैस को, जैसे मान लो मैं सोडा वाटर का बोतल ले रहा हूँ इस तरीके से, इसके अंदर मैं गैस को यदि घोलता हूँ तो इसके अंदर जो मेरा लिक्विड है पहले से द्रव, इसके साथ जो मैं गैस इसमें घोलूँगा प्रेशर के साथ तेज, वो क्रिया ना करे, गैस ऐसी पड़ा रहे और द्रव भी ऐसी पड़ा रहे। और जब भी मैं बोतल को खोलूँ गैस बाहर निकल जाए, द्रव अपना अलग रहे, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे सोडा वाटर का बोतल बनाया जाता है जो थम्स अप कोका कोला के रूप में पीते हैं लोग, ठीक है। द्रव और गैस आपस में क्रिया ना करें, जैसे NH3 और HCl। HCl यहाँ पे एक लिक्विड है और अमोनिया एक क्या है, गैस है। इनको जब क्रिया कराते हैं तो ये चीज़ बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपस में क्रिया ना करें गैस और लिक्विड को। अब जरूरी नहीं है मैं पानी में ही सिर्फ गैस घोलूँ, इस तरीके से कोई भी लिक्विड में जब गैस को घुलाया जाता है या मिक्स किया जाता है तो आपस में क्रिया ना करे, सिर्फ उसमें पड़ा रहे। तो इस टाइप की स्थिति में इसका नियम काम नहीं करता। सिर्फ ये ताप कम रहे, ज़्यादा होगा तो भी काम नहीं करेगा, दाब अधिक रहे, दाब कम हो जाएगा तो भी काम नहीं करेगा। अब देखिए अनुप्रयोग, अर्थात इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। पहला है सोडा वाटर बनाने में या थम्स अप कोका कोला के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, थम्स अप कोका कोला या सोडा वाटर बनाने की कंपनियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसको तेज प्रेशर के साथ अंदर रखा जाता है डिब्बे में, और उसके बाद डिब्बा को पैक किया जाता है, सील पैक इस तरीके से। ये जो कैप रहता है ये बहुत टाइट मशीन के द्वारा पैक करते हैं और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दे रहते हैं, ठीक। इसीलिए जो सोडा वाटर रहता है वो थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग आता है। यदि यही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता इसके अंदर तो इसका टेस्ट नहीं रहता, ऐसी सिंपल सा पानी जैसे रहता, शक्कर का पानी टाइप का, ठीक। बाकी इसका कोई नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है लिक्विड के फॉर्म में। गहरे समुद्र में श्वास लेने में, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था बोर्ड परीक्षा में इस बार का, जो CG बोर्ड था अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड का, इसमें यह पूछा था कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर रहते हैं वो जाते हैं तो उनका जो सिलेंडर रहता है, सामान्य सिलेंडर, यदि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करूँ
जो कि नॉर्मल अवस्था में उपयोग करते हैं किसी भी खदान में या किसी भी जगह में, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्स किए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो समुद्र के अंदर जाते हैं गोताखोर या पानी के अंदर, तो उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसमें हीलियम गैस को डाल दिए रहते हैं इनके साथ मिक्स करके। अब ऐसा क्यों डाला जाता है, ऐसा पूछा था क्वेश्चन कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का मिक्सचर क्यों किया जाता है जो गोताखोर रहते हैं उनके सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर में। तो इसका कारण ये है कि यदि ऐसा मिक्सिंग नहीं किए रहते और सिर्फ यही सिलेंडर लेके गोताखोर यदि समुद्र में चले जाते हैं, देखिए तो समुद्र के नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या है, ये जो ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस ये किस में घुलेगा, चूंकि नाक में लगा रहता है तो वो हमारे रक्त में घुल जाएगा, अर्थात खून में चला जाएगा और दोनों चले जाएंगे एक साथ। अब खून में तो चला गया, ठीक है, इसी को लिखा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी रक्त में विलय हो जाता है। अब हमेशा तो नीचे में रहेगा नहीं समुद्र के। अब गोताखोर समुद्र से ऊपर आया, समुद्र से ऊपर आया तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब हो गया 1 atm, अर्थात सामान्य अवस्था में आ गया। अब सामान्य अवस्था में आया तो ऑक्सीजन तो नाक से बाहर निकल गया, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन उस खून में घुलच रहता है। अब खून में घुले रहा, अब चूंकि नाइट्रोजन भी अब निकलने का प्रयास करेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन वो निकलते निकलते क्या करेगा, जो भी नसें हैं वहाँ पे बबल्स बना देगा, क्योंकि वो भी तो एक गैस है, वो फुला देगा बीच बीच को। और फुलाने से क्या होता है, शरीर बहुत तेज़ दर्द करने लगता है, इतना तेज़ कि बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, ऐसा स्थिति बन जाता है। तो उसी से बचने के लिए क्या करते हैं, हीलियम गैस को मिक्स कर देते हैं इनके साथ। और जो ये तेज़ असहनीय दर्द होता है जिससे लोगों की मृत्यु हो सकती है, सिर्फ यही वाला सिलेंडर यदि ले जाते हैं तो उसको बेन ड्रोप कहा जाता है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, दूसरा वाला कारण भी समझ लिया होगा। तीसरा है पानी में जलीय जीवन। पानी में जलीय जीवन का अर्थ है कि ठंडा पानी में, हम जानते हैं कि ठंडा जो पानी होता है, ठंडे पानी में जलीय जीव आसानी से रहते हैं, जलीय जीव घूमते रहते हैं। क्यों, क्योंकि O2 अधिक होता है, ऑक्सीजन। अब मैं गर्म पानी कर दिया, तो गर्म पानी कर दिया अर्थात मैं क्या कर दिया, ताप बढ़ा दिया। ताप बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस है ना, O2 की कमी हो जाएगी, O2 की कमी, जिससे क्या होगा, जीव मर जाएंगे, जीव मर जाते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे आप कि ठंडे पानी में ही जीव क्यों जिंदा रहते हैं, गर्म में क्यों मर जाते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं हीट करूँगा, गर्मी दूंगा, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस क्या है, निकलना शुरू कर देगा, बाहर निकलना शुरू करेगा, ठीक है, इस वजह से। तो ये भी इसकी का एप्लीकेशन पार्ट है हेनरी के नियम का, ठीक। तो उम्मीद है ये भी समझ लिया होगा, क्योंकि हेनरी के नियम में हम क्या पढ़ते थे कि ताप बढ़ा देंगे तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी, घुलनशीलता हमेशा घट जाएगी। अर्थात जो O2 है ये बाहर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि O2 की भी जो विलेयता है, विलेयता ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ताप बढ़ाने से, अर्थात ये बाहर निकलना शुरू कर देगा। इसलिए जीव गर्म पानी में मर जाते हैं, ठंडे में जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट, पर्वतों में सांस लेने में कठिनाई होती है। अब जब हम ऊपर जाते हैं अर्थात पहाड़ियों में, तो ऊपर जाते हैं तो दाब क्या होता है, दाब कम रहता है। दाब कम रहेगा तो हम जानते हैं कि मैं एक मान लो कंटेनर लिया, इसमें ऊपर से मैं यदि गैस का दाब कम कर देता हूँ तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से xg, और ये क्या था, ये था प्रेशर, ये वाला, यहाँ पे हमने kh भी लिख रखा था। तो ये देखिए विलेयता, दाब कम रहेगा तो विलेयता भी कम हो जाएगा, घुलनशीलता कम। तो सेम वैसा ही है, जब हम ऊपर जाते हैं तो दाब कम हो जाता है, और दाब कम होता है तो दाब कम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है उस पर्टिकुलर वातावरण में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। और ऑक्सीजन कम हो जाता है इसलिए व्यक्ति की दम घुटने से मौत भी हो जाती है, जो ऊपर पर्वतों में चढ़ते हैं बिना सिलेंडर के। इसीलिए पर्वतारोही जो ऊपरों में जाते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि ऐसा स्थिति ना आए, डेथ वाला स्थिति ना आए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर हेनरी के से संबंधित कुछ एक आंकिक प्रश्न करते हैं, फिर इसके बाद इसको नोट करिए। फिर हेनरी से संबंधित जो आंकिक या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको करते हैं। अब हेनरी से संबंधित हम आंकिक क्वेश्चन कर रहे हैं। 25 अंश सेंटीग्रेड पर बेंजीन में मेथेन के विलयन का हेनरी स्थिरांक इतना है, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान, अर्थात हेनरी स्थिरांक किसको बोलते हैं, KH को। ये मान दिया है 4.27 × 10⁵ 760 mm दाब पर, अर्थात जो प्रेशर है वो भी दे रखा है 760 mm Hg, और ये भी किसमें है, mm Hg। और 25 अंश सेंटीग्रेड ताप पर बेंजीन में मेथेन की विलेयता क्या होगी। अब देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा आप दो चीज़ याद रखें। एक तो हम पढ़े हैं हेनरी का इस तरीके से Kp, जिसमें ये विलेयता को बता रहा था, और साथ में हमने एक पढ़ा हुआ था Xg KH = P, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ मैं P = KH Xg। यहाँ पे ये विलेयता को बता रहा था। दोनों में तुलना कर लीजिए क्या चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। Xg यहाँ मोल प्रभाज जरूर है, तो मोल प्रभाज को कभी कभी क्या है, आपको विलेयता या सॉल्युबिलिटी नाम से पूछेगा। ये मोल प्रभाज ही है वास्तव में, तो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था, विलेयता को दिखाने के लिए मोल प्रभाज या फिर ये एम शब्द को लिया गया है। तो इस हिसाब से देखूं तो इसमें डाटा को सीधा पुट करना है मेरे को 760। देखिए ये जो सूत्र है
इसके हिसाब से इसको मैं लिखूँ 760 इक्वल टू के एच को क्या लिखूँ 4.27 गुणित 10⁵ और ये हो गया एक्स जी का अर्थ होता है गैस, और गैस यहाँ किसको पूछ रहा है मेथेन। अब एक्स जी यहाँ पे एक्स जी क्या है, ये गैस है। अब गैस हम इस क्वेश्चन में कौन सा चीज़ को पूछ रहा है, गैस मतलब मेथेन गैस के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कुछ बेंजीन में मेथेन की विलेयता तो हम समझ गए एक्स जी को बोलते हैं, तो यहाँ पे जो गैस है वो मेथेन गैस है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी की जगह मेथेन करके, अर्थात यह एक जी जो जी लिखा है इसकी जगह मेथेन, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमारा उत्तर आ ही जाएगा। एक जी इक्वल टू क्या होगा, ये 760 ऊपर, ये 4.27 गुणित 10⁵ इस तरीके से जब इसको बनाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.76 गुणित 10⁻3। अब इसका यूनिट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, हमने मोल प्रभाज में पढ़ रखा है। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन अर्थात एक घटक के मोल की संख्या अपान कुल घटक के मोलों की संख्या, अर्थात किसी सॉल्यूशन में जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या को हम नीचे रखते थे और ऊपर में किसी एक घटक को, चाहे विलेय हो या विलायक, इसलिए उसका यूनिट नहीं आता था। तो इसका आंसर यह आएगा। तो उम्मीद है बनाना सीख लिया होगा आपने। अर्थात डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रेशर दे देगा, एम का मान दे देगा, के का मान पूछेगा, कभी कभी के पी का मान दे देगा, एम का मान पूछेगा, विलेयता कितनी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के। और इसके कठिन क्वेश्चन भी रहते हैं, जिसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में जब दूसरा वीडियो बनाऊँगा, जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको आपको सिखा दूंगा, ठीक। तो उम्मीद है आप हेनरी का लॉ समझ गए होंगे अच्छे से। यदि इनके बीच में ग्राफ की बात करूँ हेनरी का, जो कि मैं भूल गया था, हेनरी का जो नियम है वो तो ये कहता है P इक्वल टू के एच, और ये क्या था एक्स जी। इनके बीच में यदि ग्राफ देखूँ तो ये देखिए, ये एक प्रकार से स्थिरांक की तरह काम करेगा। तो ये एक्स जी है जो कि हम शुरू में पढ़ चुके थे। तो ये एक लीनियर ग्राफ आता है इस तरीके से, एक तरफ P ले लो चाहे इधर या इधर, एक तरफ एक्स जी क्या है, विलेयता, और ये क्या है, ये दाब है, किसका, गैस का दाब। तो ये एक इस तरीके से लीनियर ग्राफ, कहने का अर्थ है कि दाब बढ़ाऊंगा तो विलेयता बढ़ते जाएगा, ठीक। इसको इधर आगे ऐसे ले जाते जाऊंगा, इसको उस तरीके से ग्राफ जब प्लाट करूंगा ऐसे, तो ये हमको इस तरीके से लीनियर या रेखी सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा, जो कि ये बताता है कि एक को बढ़ाने से दूसरा भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ये अपना हेनरी का कांस्टेंट रहता है के एच, इसका ये जो यूनिट होता है वो होता है एटीएम, या फिर इसको लिख सकते हैं बार, या फिर और भी जो अलग अलग यूनिट होता है वो उपयोग कर सकते हैं। एटीएम या बार ज़्यादा उपयोग होगा। यहाँ पे जो के एच का यूनिट था देखिए mmHg में दिया है, तो जो दाब का यूनिट अर्थात प्रेशर का, वही यूनिट इसका होता है। तो उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे वान हाफ घटक या वान हाफ फैक्टर। हम इसको शुरू में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसको पढ़ लेंगे तो हम जो अणु संख्या गुणधर्म है अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो पढ़ेंगे 4 प्रकार के, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो हमको बनाना आसान हो जाएगा। और यदि हम इसको लास्ट में पढ़ देते हैं वान हाफ फैक्टर को, तो बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम शुरू में पढ़ेंगे ताकि जो समस्याएं हैं वो पहले से ख़त्म हो जाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।